नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। विदेश गए प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी तस्वीर आई कि जिनपिंग, ट्रंप, मुनीर सबको भयंकर आग लग गई है। पाकिस्तान में धमाके पर धमाका, मुनीर और हाफिज सईद के पैरों तले जमीन कैसे निकल रही है आज आपको दिखाऊंगा। भारत की रॉकेट बनी इकोनॉमी अब जिनपिंग के निशाने पर। कौन सी नई साजिश रच रहा है चाइना, आज इसके बारे में भी बात होगी। इसके अलावा कोप भवन से बाहर आए केजरीवाल और मोदी को छोड़कर सीधे राहुल गांधी के खिलाफ कौन सा मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव के नए घर में ऐसा क्या है जो 2027 में योगी का गेम बिगाड़ देगा क्या। यादव कथावाचकों के मुद्दे पर हंगामा मचाते अखिलेश ने अपने घर की पूजा किससे कराई, आज दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। मराठी न बोलने वालों को पीटते राज ठाकरे के लोगों का नवभारत पर मराठी टेस्ट हुआ, क्या रिजल्ट आया है आपको देखना चाहिए। गोपाल तो निकला तजम्मुल, लेकिन उसके बाद कावड़ यात्रा को लेकर नया बवाल मच गया, आज उसका चैप्टर भी। हिंदुओं की पवित्र कावड़ यात्रा तो बहाना है, मोदी योगी के खिलाफ माहौल बनाना है, राज कैसे खुल गया आज आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बचाने वाले को कुत्ते ने काटा और उसके बाद तड़प तड़प कर ऐसी मौत हुई है, देखिएगा तो रो दीजिएगा। कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज और उसकी दर्दनाक तड़प से अगर बचना है तो यह चैप्टर मिस मत कीजिएगा बॉस। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली में बहुत पुरानी गाड़ियों को तेल न देने और सीज करके स्क्रैप में देने का फैसला रोक दिया गया है। इस फैसले के लागू होने के बाद से इसका बड़ा विरोध हो रहा था। दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा था और कैमरों से पहचान करके गाड़ियों को सीज किया जा रहा था। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने कहा कि पुरानी गाड़ियों को सीज करने के लिए बनाया गया सिस्टम ठीक नहीं है। अब सिर्फ वही गाड़ियां उठाई जाएंगी जो ज्यादा प्रदूषण फैलाती पाई जाएंगी। भारत में 20 दिन से खड़ा ब्रिटिश नेवी का लड़ाकू विमान अब टुकड़ों में वापस जाएगा। ब्रिटेन का F-35B फाइटर जेट 14 जून से केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फंसा है, लेकिन अब तक उसकी तकनीकी खराबी ठीक नहीं की जा सकी। बताया गया है कि अब इस फाइटर जेट को डिसमेंटल किया जाएगा और फिर एक बड़े विमान में भरकर इसे वापस ब्रिटेन भेजा जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से जुड़े केस में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई। कई शहरों में छापेमारी के बाद आज ईडी ने सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए बुलाया। आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली जल बोर्ड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड करने के नाम पर 1900 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ था। उत्तराखंड में तेज बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए चार धाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। उत्तराखंड में केदारनाथ मार्ग में बुधवार रात को सोनप्रयाग के पास लैंडस्लाइड के बाद यह फैसला लिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जब यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होगा तभी आगे की यात्रा शुरू की जाएगी। सड़क दुर्घटना के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीमा कंपनियां एक्सीडेंट के मामलों में उन लोगों के घर वालों को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है जिनकी मौत सड़क पर तेज रफ्तार या लापरवाही से गाड़ी चलाने से हुई। कोर्ट ने इसी आधार पर एक व्यक्ति के घर वालों की 80 लाख मुआवजे की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी। मुंबई के चर्चित दिशा सालियान मामले में मुंबई पुलिस ने आत्महत्या की अपनी थ्योरी कायम रखी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जमा किए गए एफिडेविट में मुंबई पुलिस ने बताया है कि दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी। पोस्टमार्टम में मारपीट के कोई निशान नहीं मिले और फॉरेंसिक रिपोर्ट में नशे की पुष्टि हुई है। दिशा सालियान के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, विदेश गए पीएम मोदी की कौन सी तस्वीर आई कि जिनपिंग, ट्रंप, मुनीर सबको भयंकर आग लग गई। पाकिस्तान में धमाके पर धमाका, मुनीर, हाफिज सईद के पैरों तले जमीन निकल गई है क्या। भारत की रॉकेट बनी इकोनॉमी अब जिनपिंग के निशाने पर। चीन कौन सी नई साजिश रच रहा है, आज सबसे पहले इसके बारे में आपको बताऊंगा। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की जो हालत है ना, वो आपको देखनी चाहिए कि ट्रंप की अमेरिका में चीछा लेदर हो रही है। अपना बिल पास करवाने में ट्रंप को पसीने छूट गए भाई। जो ट्रंप लेकर आए थे, हटाइए इसको, विजुअल चलाइए। अपना जो ट्रंप बिल लेकर आए थे भाई साहब, बिग ब्यूटीफुल बिल, वो पास नहीं करा पा रहे हैं ट्रंप। शी जिनपिंग के बारे में हमने आपको कल ही बताया था कि जिनपिंग तो सीन से ही गायब है। पाकिस्तान का हाल तो सब जानते हैं। वहां पब्लिक असीम मुनीर, शहबाज शरीफ को धोने में जुटी है, गालियां दे रही है। और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी और भारत ही हैं जिनका जलवा दिख रहा है। इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है,
भारत की सेना का जलवा दुनिया देख रही है, तारीफ कर रही है कि गजब फोड़ दिए ये लोग पाकिस्तान को। और भारत की लीडरशिप की चमक भी दुनिया देख रही है, क्योंकि इसी दुनिया में ट्रंप जैसे नेता हैं जो अवार्ड लेने के लिए भाग रहे हैं, खुद कहते हैं कि मुझे अवार्ड दे दो। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो अवार्ड के पीछे नहीं भागते, अवार्ड मोदी के पीछे भागता है। आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल दिलाने में लगा है, लेकिन अगर सम्मान किसी को मिल रहा है तो वो नरेंद्र मोदी है। पिछले 1 महीने में नरेंद्र मोदी को 2 देश अपना सबसे बड़ा सम्मान दे चुके हैं। पहले साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिला, आज घाना का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को मिल गया। घाना से आज जो तस्वीरें आई हैं उसे देखकर ट्रंप, जिनपिंग, मुनीर सब चिढ़ गए होंगे। खासतौर पर चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पीएम मोदी को सिर्फ अवार्ड नहीं मिल रहा, भारत के साथ बड़ी बड़ी डील कर रहा है घाना, और यह वो डील है जो चीन की सारी रणनीति को धराशायी करेगा। यही वजह है कि चीन इतना चिढ़ा हुआ है कि भारत के खिलाफ नई साजिश करने में जुट गया है। चीन की यह नई साजिश क्या है, यह आज आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि इधर मोदी विदेश दौरे पर हैं, उधर पाकिस्तान में क्या हड़कंप मच गया है, वहां बम पे बम कैसे फूट रहे हैं। पाकिस्तान हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पाल तो रहा है, लेकिन वही आतंकी अब पाकिस्तान की कब्र खोदने में जुट गए हैं क्या, यह सब बताऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका जाकर कैसे भारत का और सनातन का डंका बजा दिया है, उसकी एक झलक देखिए पहले। हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। जब भारत से हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका जैसी जगहों पर भारत की जय जय होती है, सनातन की जय जय होती है, तो ये तस्वीरें हर भारतीय को गर्व से भर देती है। सनातन का डंका कैसे अफ्रीका के देशों में बज रहा है, वो सब तो आज आपको दिखाऊंगा ही। लेकिन पहले आज की सबसे खास तस्वीरें देख लीजिए, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। घाना ने आज पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना दिया है। घाना के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया, देखिए। और वो मेडल जो है, वो सम्मान जो है, वो नरेंद्र मोदी के गले में तो है, लेकिन बॉस ये देश का सम्मान है। आप नरेंद्र मोदी का विरोध भी करते हो, पसंद ना भी करते हो, लेकिन बॉस ये देश का रुतबा बढ़ रहा है। और विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि पीएम मोदी को यह अवार्ड उनके नेतृत्व और ग्लोबल लेवल पर उनके प्रभाव के लिए दिया गया है। घाना में अवार्ड मिलने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा, एक बार आपको सुनना चाहिए। फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी की वो डिप्लोमेसी जिसकी वजह से आज घाना में भारत का नाम गूंज रहा है, और चीन भाई साहब अलग अलग बुलाया हुआ है। मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामाजी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। अच्छा, आप देखिए कि 11 सालों में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिलने की लाइन लगी हुई है, भाई झड़ी लगी हुई है। पीएम मोदी को इन 11 सालों में अब तक 24 ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं। कुछ दिन पहले पीएम मोदी साइप्रस गए थे तो वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला था। इसके अलावा यूएई, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत जैसे मुस्लिम देश भी पीएम मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। पीएम मोदी को विदेश में इतने सम्मान मिल चुके हैं जितने भारत के किसी प्रधानमंत्री को आज तक नहीं मिले। सर्वोच्च सम्मान की अगर बात करूं, आप देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी इस लाइन में वहां खड़े हैं जहां दुनिया का ग्लोबल लीडर, कोई छोड़िए बॉस, भारत का कोई प्रधानमंत्री खड़ा नहीं होता है। अगर आप सर्वोच्च सम्मान देखेंगे जो नरेंद्र मोदी को मिला है बीते 11 सालों में, अगर आप देखेंगे तो उसकी संख्या आप देखिए। पीएम मोदी को कितना मिला भाई? पीएम मोदी को 24 सम्मान मिल चुके हैं, 24। अगर आप नेहरू साहब को देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू को, उनको कितने मिले थे? 2, मात्र 2।
इंदिरा गांधी को कितने मिले? इंदिरा गांधी को 2, और मनमोहन सिंह एक और प्रधानमंत्री, इनको कितने मिले? 2। तो जिनको लगता है कि दूसरे देशों का सर्वोच्च सम्मान क्या है, किसी को भी मिल जाता होगा, बॉस किसी को भी नहीं मिलता। ये 2 उठाने वाले लोग थे। और एक नरेंद्र मोदी हैं जो 11 साल में 24 सर्वोच्च सम्मान हासिल कर चुके हैं, या ग्लोबल सम्मान हासिल कर चुके हैं अलग अलग देशों। और आप खुद पीएम मोदी की लोकप्रियता देख लीजिए, कहां 24 अवार्ड और कहां 2 अवार्ड इन लोगों के। सोचिए उस प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि पीएम मोदी पता नहीं ऐसा कौन सा जादू चला देते हैं कि जहां जाते हैं वहां देश उन्हें अवार्ड देने लगते हैं। बॉस, ये कोई जादू नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का काम है, भारत की ताकत है जो उनके नेतृत्व में दुनिया भर को सलाम कर रही है। दुनिया उन्हें सलाम कर रही है, भारत को सलाम कर रही है। जैसे आप घाना का उदाहरण देखिए, कोविड जैसे मुश्किल वक्त में पीएम मोदी ने घाना को वैक्सीन भिजवाई थी। बॉस, पीएम मोदी के नेतृत्व में ही साल 2023 में भारत में G20 की बैठक हुई। इसी बैठक में 54 देशों के समूह वाला अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बना। पीएम मोदी ही वो नेता हैं जो हर ग्लोबल मंच से उन कमजोर देशों की आवाज उठाते हैं जिन्हें दूसरे ताकतवर देश इग्नोर करते हैं। पीएम मोदी के ही कार्यकाल में घाना और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 160% बढ़ गया। पीएम मोदी के ही कार्यकाल में घाना में भारत का निर्यात करीब 2 गुना हो गया है। यानी नरेंद्र मोदी की विदेश नीति यह है कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बड़े देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनसे दोस्ती है, ठीक है, और बराबरी की दोस्ती होगी। ये नहीं कि तुम्हारा ऑर्डर लेंगे। लेकिन जो छोटे देश हैं, जो विकासशील देश हैं, अविकसित देश हैं, उनको भी साथ लेके चलेंगे बॉस, छोड़ नहीं देंगे। वो ट्रंप नहीं है कि फायदा निकलेगा तो काम करेंगे तुम्हारे साथ, नहीं तो जाओ यहां से हटो। वो चीन नहीं है कि तुमसे 2 रुपए का काम लेने के लिए जो है 8 रुपया देंगे और तुम्हारी जमीन हड़प लेंगे। जब घाना और अफ्रीकन यूनियन के साथ पीएम मोदी की ऐसी डिप्लोमेसी होगी तो फिर कोई देश कैसे पीएम मोदी को इग्नोर कर सकता है या उन्हें सम्मान दिए बिना लौटा सकता है? विदेशों में पीएम मोदी का डंका कैसे बजता है, घाना के दौरे पर इसकी एक और तस्वीर देखी। पीएम मोदी ने जब घाना के संसद को संबोधित किया तो भाषण के बाद पीएम मोदी से हाथ मिलाने की लाइन लग गई। बॉस, ये तस्वीर देखिए, सारे वहां पर जो उनकी संसद में सांसद थे, भाई साहब सब आगे आके हाथ मिला रहे हैं। ये भारत की ताकत है बॉस। आपको वहां नरेंद्र मोदी नहीं, भारत का प्रधानमंत्री दिखना चाहिए जो भारत को इस तरह से मजबूती से खड़ा कर रहा है। पीएम मोदी ने भी उनके इस सम्मान के प्रति आभार जताते हुए एक एक सांसद से हाथ मिलाया। पीएम मोदी ने जब घाना की संसद को संबोधित किया तो वहां उन्होंने ऐसी बात कही कि घाना के सांसदों के होश उड़ गए। पीएम मोदी ने बताया कि भारत में 2500 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 2500, और यह बात सुनकर घाना के सांसद दंग रह गए। सुनिए पीएम मोदी ने घाना की संसद में और क्या कहा। India is the mother of democracy. हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। India has over 2,500 political parties. I repeat, 2,500 political parties. 20 different parties governing different states. 22 official languages. Thousands of dialects. एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो दुनिया में जा जाकर बताते हैं कि देखिए भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, यहां अपॉर्चुनिटी है, आइए। दुनिया में जाके बताते हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है ना, वो हमारे रगों में लोकतंत्र बहता है, भारत जो है वो ऐसा लोकतांत्रिक देश है। और एक तरफ राहुल गांधी विदेश जाते हैं, सब खत्म हो गया जी, हमारे यहां कुछ नहीं बचा, हमारे यहां तो जुडिशरी भाई खत्म मामला है, हमारे यहां कुछ नहीं है, ऐसा वाला हिसाब पैदा कर देते हैं। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर है। आज उन्होंने घाना की संसद को संबोधित किया। अब वो त्रिनिदाद और नामीबिया में भी संसद को संबोधित करेंगे। संसद को संबोधित करने के मामले में भी पीएम मोदी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सबसे आगे हैं। पीएम मोदी अभी तक 15 बार विदेशी संसद को संबोधित कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर मनमोहन सिंह हैं जो 7 बार विदेशी संसद में भाषण दे चुके हैं। तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी हैं जो 4 बार ऐसा कर चुकी हैं।
और चौथे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्हें यह सम्मान 3 बार हासिल हुआ। यानी इस मामले में भी पीएम मोदी की टक्कर में कोई नहीं। यह सम्मान पीएम मोदी का ही नहीं, भारत का भी सम्मान है। और घाना में तो भारत के लिए जबरदस्त क्रेज दिखा। जब पीएम मोदी घाना की संसद को संबोधित कर रहे थे तो वहां 2 सांसद भारतीय परिधान में दिख गए। पीएम मोदी के भाषण के बाद वहां स्पीकर ने जब संसद को संचालित किया तो वहां सांसद भारत विजिट की मांग करने लगे और स्पीकर ने उन्हें भरोसा दिया कि वो इसकी इजाजत देंगे। घाना के एक सांसद पगड़ी पहनकर आ गए थे, ये देखिए, दूल्हा टाइप तैयार होकर आ गए भाई। एक सांसद जो है वो दुल्हन टाइप तैयार होकर आ गई। इनकी सांसद साहब की पगड़ी अलग ही चमक रही। इसके अलावा एक महिला सांसद भारतीय परिधान में साड़ी में आ गई। अब देखिए घाना की संसद में क्या मजेदार बातचीत हुई और कैसे पीएम मोदी भी इस बातचीत को सुनकर उसका आनंद ले रहे थे। I recognize that the honorable member is itching to visit India. Time is not on our side, but my attention has been drawn outdooring herself straight in front of us. So I thank honorable members for that. The love for the country of India, its people and its culture. ये तस्वीरें बताती हैं कि घाना और भारत में कैसा गहरा सांस्कृतिक कनेक्शन है। और सोचिए उसके बाद भी इस देश में 30 साल से कोई नहीं गया था भारतीय प्रधानमंत्री। घाना में तो सनातन की मजबूत जड़ें भी हैं। घाना में पीएम मोदी का स्वागत एकदम सनातनी अंदाज में किया गया। माथे पर तिलक, चंदन, गले में कंठी माला, धोती कुर्ता वाला भारतीय पहनावा। पीएम मोदी के स्वागत में घाना के बच्चे एकदम सनातनी रंग में रंगे हुए। इस वीडियो में घाना के बच्चे पीएम मोदी के स्वागत में श्लोक सुना रहे थे। सुनिए आप भी जरा। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य ये तस्वीरें तो घाना की हैं, लेकिन दूसरे अफ्रीकी देशों में भी अब सनातन की गूंज है। अफ्रीकी देश कीनिया का ये वीडियो देखिए। सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा गाती टोलियां मिल जाएंगी, झूमते गाते लोग मिल जाएंगे। केनिया का ही एक और वीडियो देखिए। राजधानी नैरोबी में पार्क में बैठकी लगाकर भजन गाए जा रहे हैं। पार्क में आए लोग भी उसमें शरीक हो रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। अफ्रीकी देश तंजानिया की तस्वीर देखिए, जो आपको अपने घर के आसपास के मंदिर का एहसास करा देगी। इस वीडियो में तंजानिया के अफ्रीका हिंदू कम्युनिटी के लोग शिव मंदिर बनाकर वहां पूजा कर रहे हैं। छोटे छोटे अफ्रीकी बच्चे आरती करते दिख रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के डरबन का ये एक वीडियो बताया जा रहा है, ये वाला। यहां हवन चल रहा है। इस आयोजन में कितनी तादाद में लोग जुटे हैं आप देखिए। अभी तक अमेरिका और यूरोप के देशों से आई ऐसी तस्वीरें ही सबका ध्यान खींचती थी, लेकिन अफ्रीकी देशों में भी हिंदू धर्म के प्रति क्रेज बढ़ रहा है, जो भारतीय संस्कृति और सनातन की सॉफ्ट पावर है। सबसे कमाल की बात है कि यहां सनातन की बात कर लीजिए, भारत में हिंदू धर्म की बात कर लीजिए, तो आप कम्युनल करार दिए जाने लगते हैं और दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। घाना में सनातन का डंका तो बज ही रहा है। इसके अलावा वहां पीएम मोदी ने जो किया उससे चीन परेशान हो गया। भारत ने जो डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उसकी चर्चा अब घाना तक हो रही है, यूपीआई की। जल्दी ही भारत की टेक्नोलॉजी का फायदा घाना को भी मिलेगा। घाना में भी भारत यूपीआई को पुश कर रहा है। भारत डिजिटल पेमेंट में के क्षेत्र में घाना के साथ टेक्नोलॉजी साझा करेगा। अभी 7 देशों में भारत का यूपीआई चल रहा है। यह वही डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे लेकर भारत में पीएम मोदी का यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि गांव मोहल्ले में ठेले वाले डिजिटल पेमेंट करेंगे जी। इसके अलावा भारत और घाना के बीच कई अहम समझौते भी हुए। इसमें सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान पर समझौता हुआ, ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में ट्रेनिंग और रिसर्च पर समझौता हुआ। इसके अलावा घाना से क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और एनर्जी, इन सब पर समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने बताया कि घाना में क्रिटिकल मिनरल्स की इस पर बात हुई है और क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग के लिए भारतीय कंपनियां सहयोग करेंगी। अभी नई टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन का वर्चस्व है। साथ ही भारत घाना को वैक्सीन हब बनाने में मदद करेगा। 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर जोर दिया गया है। यानी जो चीन सोच रहा था कि अरे हम रेयर अर्थ पकड़ के बैठे रहेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स किसी को नहीं देंगे, वहां काम शुरू हो गया बॉस, कि कैसे खेला करना है। आप यह भी समझिए कि रणनीति के तौर पर घाना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफ्रीका में चीन भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने में लगा है। भारत चीन को टक्कर देते हुए अफ्रीकी देशों को कर्ज देने के मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत अफ्रीका के लिए एक प्रमुख डिफेंस सप्लायर देश के रूप में भी उभर रहा है। अफ्रीकी संघ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
2030 तक अफ्रीका देशों तक निर्यात को दोगुना करने का टारगेट भी है। इधर पीएम मोदी अपनी कूटनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उधर भारत की बढ़ती ताकत चीन को चुभने लगी। चीन ने पहले रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर रोक लगाकर भारत की ग्रोथ को झटका देने का प्रयास किया। अब चीन की नई साजिश सामने आई है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब ना बने, मेक इन इंडिया मुहिम कामयाब ना हो जाए और ज्यादा, इसके लिए चीन ने पूरी ताकत झोंक दी है। खबर है कि चीन ने भारत में काम कर रहे सैकड़ों चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को वापस चीन बुला लिया है। ये सारे चाइनीज इंजीनियर और टेक्नीशियन भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के लिए काम कर रहे थे। इससे आईफोन के प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ेगा। चीन की इस हरकत का मकसद साफ है कि वो भारत की फैक्ट्री में प्रोडक्शन की रफ्तार रोककर दुनिया की नजर में यह साबित करना चाहता है कि सप्लाई चेन के मामले में भारत भरोसेमंद पार्टनर नहीं। फॉक्सकॉन से 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स लौट चुके हैं। सिर्फ मैन पावर ही नहीं, चीन ने ऐसे मशीनों की सप्लाई में भी देरी करना शुरू कर दिया है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। दरअसल अभी भी भारत के कई उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली भारी और मॉडर्न मशीनरी चीन से आती है और चीन अड़ंगा लगाता है तो हिंदुस्तानी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन पर सीधा इंपैक्ट पड़ सकता है। चीन तेजी से बढ़ते भारत की टांग खींचने में लगा हुआ है, लेकिन भारत ने भी चीन पर ऐसा पलटवार किया कि चीन तड़प उठेगा। अगले दलाई लामा को चुने जाने के मुद्दे पर भारत ने साफ कह दिया कि जो स्थापित व्यवस्था है उसी के मुताबिक उत्तराधिकारी चुना जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा कि तिब्बती बौद्ध धर्म के लीडर को ही उत्तराधिकारी चुनने का हक है, इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं है। कल ही तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहा था कि अगले दलाई लामा को चुने जाने में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। यह बात चीन को मंजूर नहीं है। चीन चाहता कि अगला दलाई लामा वही बनाए और चीन इसे इजाजत दे, लेकिन भारत ने भी क्लियर कर दिया कि तुम चीन बैठो साइड में, दलाई लामा जो कह रहे हैं उसको सुनो। मोदी के विदेश दौरे के बीच चीन साजिशें करने में जुटा है तो उधर खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान इधर उधर दौड़ा भागा घूम रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अजरबैजान पहुंच गए। अजरबैजान वो देश है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता है। पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की की तिकड़ी बनी हुई है जो भारत के खिलाफ चालें चलती है। पाकिस्तान की वायुसेना का चीफ अमेरिका गया हुआ है। पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के अमेरिका दौरे के बाद फिर से पाकिस्तान का कोई आर्मी अफसर अमेरिका गया है। पाकिस्तान में यह भगदड़ इसलिए मची है कि एक तो भारत उसे हर जगह मार रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में उसके पाले आतंकियों में ही कुछ आतंकी खुद पाकिस्तान की कब्र खोदने में जुट गए। पाकिस्तान में आए दिन बम फट रहे हैं। कल ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में एक बम धमाके में 4 सरकारी कर्मचारी मारे गए। इससे पहले पाकिस्तान के वजीरिस्तान में कार बम धमाका हुआ था, इसमें 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 2 दिन पहले पाकिस्तान के क्वेटा में भी बम धमाका हुआ, पुलिस थाने में हमला हुआ, बैंक में आग लगा दी गई। पिछले महीने जून में ही पाकिस्तान में 78 आतंकी हमले हो चुके हैं जिनमें पाकिस्तान के पाले आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान में यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान सालों से जो आतंकवाद पाल रहा है वही आतंकवाद अब उसे बर्बाद करने में जुटा है। अपनी इस बर्बादी को देखकर भी पाकिस्तान हालांकि सुधर नहीं रहा। वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे उन आतंकियों को पाल रहा है जो आतंकवादी भारत को जख्म देने के लिए पाकिस्तान ने बनाए। ऑपरेशन सिंदूर में तो हाफिज सईद और मसूद अजहर के रिश्तेदार निपट गए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट शुरू होगा तो हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी ठोकने का नंबर आ जाएगा। फिर से भारत की मार खाने का डर तो पाकिस्तान के अंदर है ही, क्योंकि आप देखिए कि जो बिलावल भुट्टो कल तक पानी पर खून बहाने की धमकी दे रहा था, वो बिलावल भुट्टो अब दोस्ती करने की बातें कर रहा है। यही बिलावल भुट्टो याद है ना, कैसे कहता था कि खून बहेगा, ये होगा, वो होगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं। शांति चाहते हो तो इसीलिए इसको बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का पप्पू कर, और हमारे यहां ओवैसी इसको तगड़े से रगड़ चुके हैं। शशि थरूर ने भी इसकी क्लास लगाई थी, लेकिन पाकिस्तान को बेइज्जती की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अब उसे बेइज्जती का एहसास ही नहीं होता। वो सुन्न पड़ चुका है। कोई थप्पड़ भी मार के जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता, उसको लगता है ये तो नॉर्मल है, बेइज्जत होना कौन सी बड़ी बात। खैर, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है वो आपको बताया। अब आपको बताता हूं भारत की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। कोप भवन से बाहर आए केजरीवाल मोदी को छोड़कर सीधे राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। अखिलेश यादव के नए घर में ऐसा क्या है जो 2027 में योगी का गेम बिगाड़ देगा? यादव कथावाचकों के मुद्दे पर हंगामा मचाते अखिलेश यादव ने अपने घर की पूजा किससे कराई? मराठी ना बोलने वालों को पीटते राज ठाकरे के लोगों का नवभारत पर मराठी टेस्ट हुआ तो क्या रिजल्ट आया? अब ये पूरी पॉलिटिक्स समझाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिनों की विदेश यात्रा पर है और यहां भारत में 4 राज्यों में भयंकर पॉलिटिकल घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी को रोकने के लिए बने इंडी गठबंधन के तार अब खुलते जा रहे हैं। अब तो ऐसा माहौल हो गया है कि इंडी वाले एक दूसरे के खिलाफ खुल के तलवारें भांज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कांग्रेस तो कहीं पीछे छूटी हुई है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल को साधने के लिए अपना नया आशियाना तक बना लिया।
पीडीए के सहारे अखिलेश 27 के सपने बुन रहे हैं। वहीं दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल अब कोप भवन से निकलकर बाहर आए। अरविंद केजरीवाल ने तो कांग्रेस को ऐसा झटका दिया कि राहुल गांधी के पसीने छूट गए होंगे। केजरीवाल गुजरात चुनाव की तैयारी करने में लग गए, जो कांग्रेस के होश उड़ा देगी। केजरीवाल बिहार में एंट्री करने की बातें कर रहे हैं। बिहार में तो वोटों के लिए भयंकर मारामारी ऑलरेडी मची हुई है। चुनाव आयोग पर तेजस्वी से लेकर कांग्रेस और ओवैसी निशाना साध रहे हैं। चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उससे विपक्षी दल सन्नाटे में है। इसी तरह से महाराष्ट्र में हाशिए पर आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक होने जा रहे हैं। सोचिए राजनीति में क्या ना हो जाए। बीएमसी चुनाव में कहीं पार्टी का डब्बा ना गोल हो जाए, इसलिए राज और उद्धव मराठी कार्ड खेल रहे हैं। राज ठाकरे के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, मराठी भाषा के नाम पर खुल के मनमानी कर रहे हैं, पीट दे रहे हैं किसी को भी। लेकिन नवभारत पर जब हमने उनके लोगों से मराठी भाषा पर कुछ सवाल पूछे तो उनका जो ये भाषा का टेस्ट था उसका रिजल्ट क्या आया देखिएगा तो हैरान रह जाएगा। लेकिन ये तो इतना बवाल मचा है ना, बिना ट्रेलर देखे काम होगा। पहले ट्रेलर तो देखिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा। एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। ये गलत है ना। ये पूर्वांचल का इलाका तो रिकॉर्ड बनाएगा ही बनाएगा। बीजेपी की जेब में या कांग्रेस। बहुत सारा माल है इसमें, पॉलिटिकल माल। तो शुरुआत सबसे पहले अखिलेश यादव की बात से करता हूं, जो 2027 में जीत का फॉर्मूला तलाश रहे हैं। पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने अब नया दांव चला है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना नया आशियाना बना लिया है। ये जो शानदार आप आलीशान देख रहे हैं तंबू और जो घर आपको दिख रहा है, ये यही अखिलेश यादव का नया ठिकाना। ये आजमगढ़ से अखिलेश यादव पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे विधि विधान से अखिलेश यादव ने अपने इस घर और दफ्तर का गृह प्रवेश किया। ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले इटावा में कथावाचक कांड पर जमकर पॉलिटिक्स की थी। तब कहा था कि क्या यादव कथा नहीं सुना सकते, लेकिन जब अपनी बारी आई तो अखिलेश यादव ने काशी के ब्राह्मण से गृह प्रवेश करवाया। वो भी एक नहीं बल्कि 5 ब्राह्मणों से गृह प्रवेश करवाया। इसे पीडीए भवन कह रहे हैं। ना पूजा कराने वाला जो है कोई दलित था, ना कोई आदिवासी था। उन्होंने 5 ब्राह्मण बुलाए और पूजा कराई। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश किसी यादव से गृह प्रवेश की पूजा नहीं करवा सकते थे? सुनिए अखिलेश यादव के घर में पूजा करवाने वाले पंडित जी ने क्या बताया। हम ही ने कराया। अच्छा, आपका क्या? हम ही ने कराया है। अच्छा, कितने ब्राह्मण थे? हमारे पास 5 ब्राह्मण थे। पार्टी से मतलब नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, उपरेहित बनकर आया था और इनके बुलाने पर। दूसरी बात, वह इटावा की जो व्यवस्था है वो न्यायालय देख है, वह सरकार वहाँ की देख है, वहाँ ये उत्तर प्रदेश की कि कहाँ से क्या हो रहा है। अब इसके बारे में तो वो नहीं कहा। इसको तो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। ये गलत है ना। अब बताइए, अखिलेश यादव अपने घर की पूजा ब्राह्मण से करवा रहे हैं। लोगों को लगा था इतना हाल में विवाद हुआ है, पीडीए की बात करते हैं, किसी यादव को बुलाएंगे और पूजा पाठ कराएंगे। इसमें गलत क्या था? कराते एक अच्छी मिसाल पेश होती। लेकिन अखिलेश यादव जी जो हैं उन्होंने पूजा ब्राह्मणों को बुला के कराई। अखिलेश यादव दूसरों को जो बातें कहते हैं क्या उस पर खुद अमल नहीं कर सकते थे? अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा पर आरोप लगाया था कि बागेश्वर बाबा कथा करने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, अंडर टेबल पैसे लेते हैं और न जाने क्या क्या। लेकिन अब खुद के लिए आजमगढ़ में शानदार आशियाना बनवा लिया। अखिलेश यादव का यह घर आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है और पूरी तरह से मॉड्यूलर है। आप देखिए, अखिलेश यादव का यह घर 72 बिस्वा यानी करीब 2.25 एकड़ में फैला है। आजमगढ़ के अनवरगंज में यह घर बनाया गया है। घर का नाम अखिलेश यादव ने पीडीए भवन रखा है। घर को 2 मंजिल का बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर बड़ा सा मीटिंग हॉल है। फर्स्ट फ्लोर पर अखिलेश यादव रहेंगे। इस कैंपस के अंदर जनसभा भी हो सकती है। यानी अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो आजमगढ़ से पूर्वांचल की सीटों पर नजर रखेंगे और 2027 में जीत का रोड मैप तैयार करेंगे। और नया घर बनवाया, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जब आप दूसरों से कहते हैं कि बागेश्वर बाबा इतना पैसा लेते हैं, वैसे लेते हैं, अंडर टेबल लेते हैं, तो लोग पूछते हैं भाई आप पैसा लेते हैं घर बनाते, किसी ने कुछ बोला? वो तो बाकियों की सामूहिक विवाह कराते हैं, गरीबों के लिए खाना खिलाते हैं, ये सब करते हैं। खैर, अखिलेश यादव को सुनिए गृह प्रवेश के बाद उन्होंने क्या कहा। इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम
पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। आजमगढ़ को ही अपना नया ठिकाना अखिलेश यादव ने क्यों बनाया, यह भी आपको बताता हूं। अखिलेश यादव की पार्टी यूपी के पिछले 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए वाला दांव चला था और अब इसी पीडीए वाली पॉलिटिक्स को अखिलेश यादव नए सिरे से आजमा रहे हैं। सत्ता में वापसी के लिए पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में 114 सीटें जीती और समाजवादी को मात्र 16 सीटें मिली थी। 2022 में बीजेपी की सीटें घटकर 86 हो गईं और 2022 में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में 55 सीटें जीत ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को पूर्वांचल में 9 सीटें मिली, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने 12 सीटें जीती थी। इसी वजह से अखिलेश यादव पूर्वांचल पर फोकस कर रहे हैं। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सपा के सांसद भी हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को अगर पूर्वांचल में बरकरार रख लेते हैं तो शायद 2027 में योगी आदित्यनाथ का जो विजय रथ है उसको रोक पाए। अखिलेश यादव तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कह रहे हैं कि 2027 में पूर्वांचल रिकॉर्ड बनाएगा। सुनिए अखिलेश यादव को। जो बीजेपी की तरह घबराहट दिखाई दे रही है, ये लग रहा है कि इस बार 27 में रिकॉर्ड बनने जा रहा है। रिकॉर्ड ये पूर्वांचल का इलाका तो रिकॉर्ड बनाएगा ही बनाएगा। इस बार देख लेना, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक और सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक केवल पीडीए, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ही दिखाई देगी। यूपी में अखिलेश यादव नए नए फॉर्मूले खोज रहे हैं और अखिलेश यादव के प्लान ऑफ एक्शन में कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल की राजनीति में भी कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अब केजरीवाल एक बार फिर से एक्टिव हो रहे हैं। केजरीवाल ने गुजरात चुनाव को मिशन बना लिया है। वो गुजरात जो बीजेपी का गढ़ है, इसके बाद भी केजरीवाल लगे हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। गुजरात में केजरीवाल बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमले बोल रहे हैं। केजरीवाल ने गुजरात में एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है। केजरीवाल को एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल ने ऐसा क्या कह दिया कि राहुल गांधी परेशान हो गए होंगे। हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। भाई केजरीवाल साहब ने तो खुला कह दिया इंडिया अलायंस वगैरह कुछ नहीं है, हमारी तरफ से खत्म है इंडिया अलायंस। और वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस गुजरात में हारती है तो बीजेपी डांटती है। केजरीवाल ये जान चुके हैं कि कांग्रेस का साथ लेने से उनको कोई फायदा हुआ नहीं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर भी केजरीवाल हार गए थे। तभी से केजरीवाल और कांग्रेस के बीच खटास आ गई थी। विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही है। गुजरात में केजरीवाल इसलिए भी कांग्रेस पर हमलावर हैं जिससे वो कांग्रेस की जगह खुद को बीजेपी का विकल्प बता सके। गुजरात में पार्टी का प्रदर्शन भी ठीक ठाक ही रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। 2022 में आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट मिले थे। केजरीवाल तो गुजरात के मतदाताओं से खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं जी। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है और दोनों के बीच प्रेमी प्रेमिका वाला रिश्ता है। सुनिए केजरीवाल को। बीजेपी की जेब में है कांग्रेस, कांग्रेस केवल और केवल बीजेपी की नौकरी करती है। मैंने कहा ये कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये भाई बहन का रिश्ता है या ये पति पत्नी का रिश्ता है? आपको क्या लगता है? ये ना भाई बहन का रिश्ता है और ना ये पति पत्नी का रिश्ता है। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है जो छुप छुप के मिलते हैं। यानी केजरीवाल कांग्रेस को ज्यादा धो रहे हैं रगड़ रगड़ कर, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें गुजरात में कांग्रेस की जगह लेनी है। उस गुजरात में जहां राहुल गांधी दावा
हर बार कर देते हैं कि लिख के रख लो, इस बार हम सरकार बनाएंगे। इधर महाराष्ट्र में भी गजब ही हो रहा है। मराठी भाषा और मराठी अस्मिता के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों को जोरदार झटका लगा था। राज ठाकरे तो जीरो पर चले गए। इससे उबरने के लिए अब फिर से मराठी भाषा का मुद्दा उछाल रहे हैं। यह मुद्दा इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ रैली भी कर सकते हैं। यानी पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से अपनी राजनीतिक जमीन बचाई जा सके। और इस चक्कर में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के ही कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, धमका रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी के पूर्व सांसद राजन विचारे के दफ्तर में मुंबई के व्यापारियों को थप्पड़ मारा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि व्यापारी मराठी नहीं बोल रहे थे। बताइए, फिर घूम फिर के बहुत पॉलिटिक्स किए और जीरो से ऊपर बढ़ने का कोई रास्ता क्या दिखा कि भाई लोगों को मारो कि तुम मराठी क्यों नहीं बोल पा रहे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के नेता खुद को मराठी भाषा का सबसे बड़ा समर्थक और प्रेमी बताने में लगे। लेकिन जब इन लोगों से मराठी भाषा को लेकर सवाल करो तो सारी पोल पट्टी खुल जाती है। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता ने मराठी भाषा को लेकर कुछ सवाल क्या पूछे, वो लोग तो बचकर निकल गए। वहीं राज ठाकरे के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमारे संवाददाता को डराने की भी कोशिश की। देखिए राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का मराठी टेस्ट और उसका रिजल्ट। पण मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो? मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो सांगा? मराठी भाषा दिन फेब्रुवारी में. कधी केव्हा? मराठीच विचारतो, मराठीत सांगा. सांगतो ना. कधी कधी आता डेट मला माहिती नाही. तुम्ही मराठी असून तुम्हाला माहिती नाही मराठी भाषा दिवस केव्हा असतं ते? कुसुमाग्रजाचं आहे ना त्या टायमाला. कुठल्या डेट काय सांगा? 22 की 24 तारखेला आहे. 27 ला असते. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली? आता नहीं, आपल्याला महाराष्ट्र माहित नहीं। आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम, आपको मराठी भाषा के बारे में नहीं मालूम, तो आप अपने आपको मराठी का हितैषी कैसे बता सकते हैं? आप दूसरों को मराठी कैसे सिखा सकते हैं? मराठी भाषेत स्वतंत्र वर्ण किती आहे, स्वर किती आहेत, व्यंजन किती आहे? मी काय सांगतोय, हा मुद्दा कितीचा आहे आणि कितीचा नाही तो विषय नाहीये. तुम्ही आम्हाला मराठीचे प्रश्न विचारताय की मराठीची परीक्षा घेताय? परीक्षा घेतोय. कशासाठी? सांगा ना, किती प्रेम आहे, किती प्रेम आहे? तुम्ही आमची परीक्षा घेणारे कोण? परीक्षा घेणारे कोण आहेत? सवाल मराठी का है, सवाल महाराष्ट्र का है, जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं देंगे। ये है सच्चाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, जो मराठी सिखाने के लिए जा रहे हैं लेकिन उन्हें खुद को मराठी भाषा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में नहीं पता। तो ये है सच्चाई राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की। दूसरों को पीट रहे हैं, दूसरों से मराठी का टेस्ट ले रहे हैं, और इनसे पूछिए जवाब देते नहीं बनता तो कह रहे हैं तुम हमसे मराठी का टेस्ट कैसे ले सकते हैं? ये सबसे टेस्ट ले सकते हैं। खैर, चुनाव में जो टेस्ट होगा उसमें तो जीरो आता है, लेते रहिए पब्लिक का टेस्ट। पाठशाला में अब अगली क्लास। गोपाल तो निकला तजम्मुल, लेकिन उसके बाद कावड़ यात्रा को लेकर क्या नया बवाल मच गया है। हिंदुओं की पवित्र कावड़ यात्रा बहाना है, मोदी योगी के खिलाफ माहौल बनाना है, कैसे राज खुल गया है, अब इसका चैप्टर दिखाता हूं। 11 जुलाई से हिंदुओं की पवित्र कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। कावड़ यात्रा के दौरान हिंदुओं की आस्था से किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, इसके लिए कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों, होटलों और ढाबों को मालिकों के लिए कहा गया कि भाई सही नाम और पहचान बताने का आदेश दिया जा रहा है, बताइए। लेकिन सही नाम और पहचान बताने के इस फरमान को कुछ लोगों ने मोदी और योगी के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना लिया। अखिलेश यादव की पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी जैसे लोगों ने इस फरमान पर आसमान सिर पर उठा लिया। कावड़ रूट पर चेकिंग को सीधे सीधे पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी धर्म की आस्था से खिलवाड़ रोकने की कोशिश आतंकवाद हो जाती है क्या? या फिर कावड़ रूट पर सनातनी आस्था से खिलवाड़ के बड़े गेम प्लान का पर्दाफाश होने से कुछ लोग बौखला गए? क्योंकि जिस पंडित जी वैष्णव ढाबे पर चेकिंग को लेकर बवाल शुरू हुआ, उसकी हकीकत सामने आने पर विरोधियों की थ्योरी ही पलट गई। जिस गोपाल नाम के शख्स की पैंट उतरवाकर चेकिंग का आरोप लगा, वो गोपाल नहीं तजम्मुल निकला और उसके पैंट उतरवाने का कोई सबूत नहीं आया। जबकि कावड़ यात्रा में मुसलमानों की भागीदारी से न तो हिंदू संगठनों को दिक्कत है और न ही कावड़ यात्रियों को, क्योंकि सालों से मुस्लिम कारीगर पवित्र गंगा जल ले जाने के लिए जो कावड़ है वो बना रहे हैं। मुस्लिम कारीगर कावड़ियों के लिए ड्रेस भी बना रहे हैं और बिना पहचान छुपाए मुस्लिम कावड़ियों के लिए शाकाहारी खाना भी बना रहे हैं। और भाई उनके बनाए कावड़ इस्तेमाल होते हैं, उनके बनाए हुए ड्रेस इस्तेमाल होते हैं। यानी मामला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। मुसलमान तो सालों से कावड़ यात्रा में भागीदारी कर रहे हैं। मामला सीधा सीधा धोखाधड़ी का है। भाई नाम बताओ ना भाई। कावड़ जो बना रहे हैं हरिद्वार में लोग बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं, वो नाम छुपा के थोड़ी बना रहे हैं। जो ड्रेस बनाते हैं वो नाम छुपा के नहीं बनाते हैं। तो किसी को दिक्कत नहीं भाई, उसको पता है कि मैं शाहरुख से ले रहा हूं कि मैं जो है पांडे जी से ले रहा है अपना। हाँ, आप बोलिएगा वैष्णव ढाबा है, उसमें गोपाल नाम बताइएगा, निकलिएगा तजम्मुल, तो भाई किसी को भी झटका लगेगा।
संत और हिंदू संगठन भी अब सवाल उठा रहे हैं कि तजम्मुल का नाम बदलकर गोपाल रखना क्या हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है। पाठशाला में कांवड़ यात्रा पर छिड़े घमासान की पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन जो हो रहा है पहले देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। वो उग्रवादी स्वयं होंगे, इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को उग्रवादी कहा। पूरे भारत के मुसलमान चिंतित हैं इस मामले को लेकर के। जो हम हैं वो बताना बुरा नहीं। कांवड़ यात्रा को एक ढाबे की चेकिंग को लेकर जो बवाल शुरू हुआ और उसके बाद हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, उसकी पूरी सच्चाई हमने कल पाठशाला में आपको बताई थी। ये गोपाल नहीं तजम्मुल है, हमने आपको बताया था। मुजफ्फरनगर के जिस पंडित जी वैष्णव ढाबे पर हिंदू संगठन की चेकिंग के दौरान समाजवादी पार्टी और ओवैसी ने पैंट उतरवाकर चेकिंग के आरोप लगाए, उसकी सच्चाई भी खुद पीड़ित बताए जा रहे शख्स ने सबको बताया कि कैसे उसका नाम तजम्मुल से बदलकर गोपाल रखा गया। अब आप खुद सोचिए, अगर तजम्मुल गोपाल बनकर पंडित ढाबा चलाए और पहचान छुपाकर कांवड़ियों को खाना खिलाए तो क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? लेकिन बवाल तो मचाना था तो मचा दिया, क्योंकि भाई मुसलमानों का वोट चाहिए। माहौल बना दो कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, चेकिंग करने वालों को आतंकवादी ठहराया जा रहा है। इसमें अखिलेश यादव की पार्टी के नेता सबसे आगे। कल एसटी हसन ने ढाबों की चेकिंग करने वालों की तुलना आतंकियों से की। आज सपा नेता रविदार मेहरोत्रा भी इसी लाइन पर बोल रहे हैं। आप दोनों को सुनिए, फिर कांवड़ यात्रा को लेकर हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को सेट करने वालों की पोल खोलने वाली तस्वीरें दिखाऊं। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने समाजवादी पार्टी सबसे तेजी से आगे लग गई लाइन में कि साबित कर दें कि पैंट उतरवाया गया था, मुसलमानों को टारगेट किया गया। जबकि ना तो पैंट उतरवाया गया और ना ही किसी को टारगेट किया गया, बल्कि जो लोग झूठ बोल रहे थे वो सामने आ गए। ऐसे लोगों को कांवड़ यात्रा के बारे में या तो पूरी जानकारी नहीं है, या पीएम मोदी और सीएम योगी के विरोध में वो इस बारे में जानना नहीं चाहते, या लोगों तक बात पहुंचने नहीं देना चाहते। ऐसे लोगों को कांवड़ यात्रा के रूट से आई इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए। पहली तस्वीर मेरठ की है, जहां मुस्लिम कारीगर कांवड़ बना रहे हैं, और वो इस काम को इस बार नहीं बल्कि पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। कभी किसी कांवड़िये ने या हिंदू संगठनों ने इस काम का विरोध नहीं किया। यह भी कभी नहीं कहा कि मुसलमान के बनाए कांवड़ पर जो पवित्र गंगा जल है वो हम लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मुसलमान ने बनाया है, उनको धोखा नहीं दिया जा रहा है, ये पता है उनको। दूसरी तस्वीर देखिए, सहारनपुर में मुस्लिम कारीगर कांवड़ियों के लिए ड्रेस तैयार कर रहे हैं, और ड्रेस बनाते वक्त सनातनी आस्था के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहां से पूरे देश में कांवड़ियों की ड्रेस सप्लाई होती है। कांवड़िये इन कपड़ों को खरीदते भी हैं और पहनते भी हैं। वो भी ये जानते हैं कि मुस्लिम कारीगरों ने तैयार किया है, तो फिर वहां भी धोखा नहीं है, तो सब मामला ठीक चल रहा है। खुद कावड़ बनाने वाले और कावड़ियों के लिए ड्रेस बनाने वाले मुस्लिम कारीगर भी मानते हैं कि उन्होंने कभी अपनी असली पहचान छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुनिए एक बार। आपको कावड़ बेचने में उनको जो कावड़ी होते हैं उनको पता है कि आप मुस्लिम हैं? इन्हें सब पता है, बातचीत होती है फोन पे, सब उन्हें मालूम है, मगर हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो कभी के आपको पहचान छुपाने की नहीं, हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं है। ये लगभग हमारा 2010-11 का काम है। तो अच्छा लगता है भाई ये तो देखो जी, हम सेवा कर रहे हैं कावड़ी में, इसमें अच्छा बुरा लगने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आप लोग मुस्लिम है और ये ड्रेस बनाते हैं, किसी तरीके का फतवा या कोई ना जी? इस बारे में हमारे यहाँ कुछ नहीं है भाई। कोई किसी ने आपत्ति आज तक करी नहीं। मैं 11-12 साल हो गए काम करते। हाँ, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आज तक किसी ने नहीं कहा ये काम ना करो। बल्कि हमें इस पर थोड़ा सा वो रहे भाई, इस पर भगवान लिखा हुआ, पैरों मारता है, वेस्ट गिरती है, थोड़ा इसके रहते हैं, हम इसे इधर उधर पैरों मार नहीं देते। यानी सीधा सा हिसाब है भाई, आप मुसलमान हो, काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बता के करो ना। एक और तस्वीर देखिए,
हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके की तस्वीर। इस इलाके से होकर ही कांवड़िए पवित्र गंगा जल लेकर देश के अलग अलग हिस्सों के लिए निकलते हैं। यह मुस्लिम इलाका है और यहां कई मुस्लिम ढाबे भी हैं, लेकिन किसी ढाबा मालिक ने अपनी असल पहचान छिपाने की कभी जरूरत महसूस नहीं की। देखिए, लिखा है रिजवान टी स्टॉल। इस इलाके के सभी ढाबा मालिकों का कांवड़ यात्रा के लिए एक अघोषित नियम है कि वो अपने ढाबे में शुद्ध शाकाहारी खाना बनाते हैं, ताकि कांवड़ियों की आस्था को किसी तरह की चोट न पहुंचे। हरिद्वार के ऐसे ही एक मुस्लिम ढाबे से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, ये जो ढाबे का नाम है वो नूर है, यानी ये सभी इलाके में मुस्लिम ढाबे हैं, ज्यादातर सारे मुस्लिम ढाबे हैं। अब इसमें नई बात क्या है, इस खबर में नई बात क्या हो जाती है, जब कावड़ का सीजन चलता है, मेला चलता है और कावड़िए यहाँ से निकलते हैं तो इनका मेन्यू कार्ड बिल्कुल बदल जाता है। अब इन्हीं से बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब कावड़ मेले की शुरुआत हो रही है तो क्या आप हिंदू भाइयों के लिए क्या करते हैं? सादा खाना बनता है सर। क्या क्या बनता है? मटर पनीर, छोले, दाल, कड़ी पकौड़ा, ये चीजें बनती है सर। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए नाम और पता बताने की गाइडलाइन पर राजनीति करने वालों पर संत समाज भी सवाल उठा रहा। बाबा बागेश्वर ने पहचान छुपाने वालों की तुलना कालनेमी राक्षस से की, तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी सपा नेताओं को निशाने लेते हुए कह रहे हैं कि जो हिंदुओं को उग्रवादी कह रहा है वो खुद उग्रवादी होगा। सुनिए दोनों को। जो हम हैं वो बताना बुरा नहीं, पहली बात। छिपाना क्या, फिर अपनों से क्या छिपाना, क्षणिक स्वार्थ के लिए फिर क्या छिपाना। दूसरी बात, जब इतने कांड चल रहे, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, तो और सतर्क और सावधानी की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है। तीसरी बात, आतंकवादी तो नहीं, पर इतना हम कह सकते हैं कि ये सब कालनेमी, जो हैं कुछ और, दिखा कुछ और है। वो कोई भी हो, किसी भी धर्म या मजहब का, किसी भी मजहब का या धर्म का, वो जो है और उसको ना दिखा करके जो नहीं है वो दिखावा कर। वो उग्रवादी स्वयं होंगे, इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को उग्रवादी कहा। इनके कारनामे ही ऐसे है। सपा का जो है, सपा ने हमेशा हिंदू के हित के लिए काम नहीं किया है, हमेशा सनातन का विरोध किया है, सनातन को डुबाने का काम किया है, सनातन को मिटाने का प्रयास किया है। जो लोग कावड़ यात्रा के दौरान पहचान छुपाकर आस्था से खिलवाड़ करने वालों का बचाव कर रहे हैं, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि खुद मुसलमान भी धार्मिक यात्राओं के दौरान सख्त नियमों का पालन करते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र तो हज यात्रा ही है। हज यात्रा पर जाने वाले पुरुषों को एहराम यानी बिना सिले सफेद कपड़े पहनना जरूरी होता है। एहराम पहनने के बाद कुछ चीजें जैसे बाल काटना, झगड़ना, परफ्यूम लगाना, शिकार करना वर्जित माना जाता है। हज यात्रा के दौरान शराब और तंबाकू जैसी चीजें ले जाने की सख्त मनाही होती है। हज यात्री के पास ऐसी चीजें मिलना गंभीर अपराध माना जाता है। यही नहीं, गैर मुसलमानों को मक्का और मदीना के पवित्र हिस्सों में जाने की अनुमति तक नहीं होती। तो कोई इसका तो विरोध नहीं करता कि भाई हिंदू वहां क्यों नहीं जाएगा। भाई उनके अपने नियम है, उनको फॉलो करना चाहिए। जो कांवड़ यात्रा कर रहा है, कांवड़ लेके जा रहा है, उसको पता होना चाहिए कि भाई वो कहां खा रहा है, क्या कर रहा है, इसमें बुराई क्या है, लेकिन चल रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा बचाने वाले को कुत्ते ने काटा, उसके बाद तड़प तड़प कर ऐसी मौत हुई जो रुला देगी। कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज और उसकी दर्दनाक तड़प से बचना है तो यह चैप्टर मिस मत कीजिएगा बॉस। अगर आपका कोई अपना दर्द से तड़पता रहे, छटपटाता रहे, तड़प तड़प कर दम तोड़ दे और आप कुछ ना कर पाए, तो वो पल सोचिए कितना दर्दनाक होगा। नेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर ब्रजेश सोलंकी के परिवार ने इन दर्दनाक पलों को झेला है। आप तस्वीरें देखिए, बाप रे बाप, कलेजा फट जाएगा। यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसमें ब्रजेश दर्द से तड़प रहा है और उसके परिवार वाले कुछ नहीं कर पा रहे। ब्रजेश को रेबीज हुआ है जिसने उसकी जान ले ली। ब्रजेश ने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। ब्रजेश की मौत सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि कुत्ते के काटने को कभी हल्के में मत लीजिए। अगर एक बार रेबीज की बीमारी हो गई तो बाप रे बाप, ऐसी तड़प होगी, लोग कहते हैं मौत तय हो जाती है। और यह मौत चुपचाप नहीं आती, इंसान तड़प तड़प कर मरता है। आखिर ब्रजेश को रेबीज कैसे हुआ था, आप जानेंगे तो रो पड़ेंगे। रेबीज का मरीज इस तरह तड़प तड़प कर दम तोड़ता है जिसका वीडियो देखकर ही रोना आ जाए। आप सोचिए कि ब्रजेश को इस तरह तड़प तड़प कर मरते देखना उसके परिवार वालों के लिए कितना दुखदाई रहा होगा।
आप ये वीडियो देखिए, इसमें ब्रजेश जमीन पर अपने पिता की गोद में सिर रखकर तड़प रहा है। यह घटना उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के फराना गांव की है। 19 साल का ब्रजेश सोलंकी स्टेट लेवल कबड्डी खिलाड़ी था। ब्रजेश प्रो कबड्डी लीग में भी सिलेक्ट हो चुका था, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही ने उसकी जान ले ली। 2 महीने पहले नाले में गिरे पिल्ले को देखकर ब्रजेश का दिल पसीज गया। उसने नाले से पिल्ले को निकालकर उसकी जान बचाने की कोशिश की। नाले से निकालने के दौरान उसी कुत्ते के बच्चे ने, पिल्ले ने ब्रजेश को काट लिया, लेकिन ब्रजेश ने इसे अनदेखा कर दिया और रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगवाए। वहीं से मामला खराब हो गया। कुछ हफ्तों के बाद ब्रजेश के शरीर में रेबीज के लक्षण दिखाई देने शुरू हुए। उसे घबराहट होने लगी, पानी से डर लगने लगा। परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार सुनिए ब्रजेश के भाई ने क्या बताया। अलीगढ़ में जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, उसने इस चीज की पुष्टि की। मैंने कही थी, मैं डॉक्टर साहब पानी पीने में भैया थोड़ा सा हिचक रहो और थोड़ा सा डर रहो, इस पर पानी नहीं पिया जा रहा। तो उन्होंने तुरंत ही देखते कहा था कि मुझसे बोले आप कौन हो? मैंने भाइयों में इसका किसी पागल बंदर ने खाया या पागल कुत्ते ने खाया। ये महीने 2 महीने या साल 2 साल पहले, इसको बहुत जल्दी या तो अलीगढ़ मेडिकल लेके जाओ या दिल्ली लेके जाओ। ब्रजेश की मौत एक अलार्म है, क्योंकि अगर एक बार रेबीज हो जाए तो मौत का चांस 100% होता है। इसके बावजूद पूरी दुनिया में रेबीज से सबसे ज्यादा मौतें भारत में ही होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल रेबीज से दुनिया भर में करीब 15,000 लोगों की मौत होती है, जिनमें से 35% यानी 5,000 मौतें अकेले भारत में होती हैं। इसलिए ब्रजेश इकलौता नहीं है जिसकी जरा सी लापरवाही ने उसकी जान ले ली। उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद में 2 साल पहले रेबीज से 14 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एम्बुलेंस के अंदर तड़पते बच्चे को देखकर हर किसी का कलेजा कांप गया था। अपने बच्चे को तड़पता देख उसके पिता कुछ नहीं कर पा रहे थे और फिर बच्चे ने पिता की गोद में दम तोड़ दिया था। इंटरनेट पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की अस्पताल के बेड पर तड़प रही है। उसके मुंह से लार निकल रही है। वो इतनी बुरी तरह छटपटा रही है कि उसे बेड पर रस्सी से बांधा गया है। कहा गया कि यह वीडियो भी रेबीज से पीड़ित लड़की का है। रेबीज के बारे में एक आम धारणा यह भी है कि रेबीज से पीड़ित व्यक्ति कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगता है, भौंकने भी लगता है। दरअसल रेबीज वायरस डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। रेबीज से संक्रमित व्यक्ति उत्तेजित और भ्रमित होने लगता है, जिसकी वजह से वो पानी या दूसरी चीजों को देखकर डरने लगता है। अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालने लगता है। कई बार ये कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज लगती है। रेबीज के मरीजों के मुंह से लार निकलने लगती है, क्योंकि वो उसे निगल नहीं पाते। ये सब नर्वस सिस्टम फेल होने की वजह से होता है। लेकिन लोग समझते हैं कि रेबीज का मरीज मरने से पहले कुत्ता बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। आमतौर पर लोगों को लगता है कि रेबीज सिर्फ कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं। अमेरिका में चमगादड़ रेबीज का प्रमुख स्रोत है। लोमड़ी, सियार जैसे जंगली जानवर भी रेबीज फैला सकते हैं। बिल्ली और चूहे के काटने से भी रेबीज हो सकता है, और बंदर के काटने से भी रेबीज संक्रमित हो सकता है। दरअसल रेबीज एक वायरस है जो संक्रमित जानवरों की लार के जरिए फैलता है, इसलिए सिर्फ काटने से नहीं फैलता। अगर कोई रेबीज संक्रमित जानवर किसी व्यक्ति के खुले घाव को चाट भी ले तो भी रेबीज हो सकता है। और इसलिए अगर कोई आपका घाव है, किसी कुत्ते ने, सुअर ने, बंदर ने मान लीजिए चाट लिया है, तो भी तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद